नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और प्राइम डिबेट में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे डिबेट में बंगाल में चुनाव करीब आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वहां वैसे वैसे बयान, जुबानी जंग भी नजर आने लगी है। जैसे लगता है चुनाव के मौसम में राजनेता हर सीमा को पार कर देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले यहां लगातार सियासी हिंसा भी हो रही है। राजनीतिक दल से जुड़े लोगों पर अक्सर हमला हो रहा है। चुनाव से पहले कई बार हमले हो चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ चुनाव से पहले चुनावी मैदान नहीं बल्कि जंग का मैदान बनता चला जा रहा है। कहीं बम से हमला किया जा रहा है तो कहीं ईंट पत्थरों से, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भी अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले हिंसा की घटनाएं तेज होती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल जंग का मैदान बन गया है। बता दें कि ममता बनर्जी सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मंत्री अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ स्टेशन की ओर जा रहे थे। समर्थक उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से तेज धमाका होता है और मौके पर चीख पुकार मच जाती है। वीडियो से ऐसा लगता है कि मंत्री को काफी गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 अन्य घायलों का इलाज भी अस्पताल में जारी है। हमलावरों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। वहीं एक अन्य घटना में बीजेपी के उत्तर कोलकाता के अध्यक्ष शिवाजी सिन्हा पर भी हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हमला फूल बागान इलाके में उस समय हुआ जब वह शुवेंदु अधिकारी और शंकुदेव पांडा के साथ वहां मौजूद थे। बीजेपी नेताओं ने इस हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया है। हमला को लेकर एक नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी टीएमसी पर वार कर रही है तो टीएमसी बीजेपी पर। वहीं प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में पिछले 45 से लोकतंत्र गायब है। लोकतंत्र को स्थापित करना बड़ा काम है। कानून व्यवस्था यहाँ नहीं है। बंगाल में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। कॉलेज और स्कूल को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है। दिलीप घोष ने कहा कि नौजवानों के पास काम नहीं है। यहाँ उद्योग लगाना होगा, यहाँ पर वातावरण बनाना होगा। ये काम सत्ता में आने पर हम करेंगे। आत्मनिर्भर बंगाल बनाएंगे। दिलीप घोष ने यह भी कहा कि हमारे कार्यकर्ता की पिटाई की जाती है। यहाँ प्रशासन नहीं है। यहाँ पुलिस किसी से शिकायत नहीं लेती है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने बाहरी का मुद्दा बनाए जाने को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बाहरी कहना गलत है। घोष ने कहा कि चुनाव में जनता जवाब देगी, किसी को बाहरी कहना गलत है। पश्चिम बंगाल में फल सब्जियों की तरह बम बिक रहे हैं। घरों में बैठकर आसानी से कैसे लोग बम के ऑर्डर ले रहे हैं। कैसे कपड़ों की दुकान चलाने वाले भी बम की सेल लगाकर बैठे हैं। कैसे जंगलों के अंदर बम की फैक्ट्रियां चल रही हैं। आज बंगाल का ये विस्फोटक खुलासा आपके सामने है। अगर हिंसा के कारोबार की बात करें तो देश में अवैध बंदूकों के लिए यूपी बिहार की कई जगहें बदनाम हैं। लेकिन पूरे देश में बंगाल ही ऐसी जगह है जहां बम कल्चर दिखता है। आप अक्सर सुनते हैं कि बंगाल में किसी पर देसी बम चला तो किसी पर पेट्रोल बम फेंका गया। वहां पर बम बारूद से नीचे बात नहीं होती है। सवाल ये है कि बंगाल में ये बम आता कहां से है। बंगाल में बम बारूद के डीजल कौन है और कितनी आसानी से वहां बम बारूद मिल जाता है। तो हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाया कि राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए आगे बढ़ रही हैं। जहां पर हम सभी को पता है कि बंगाल चुनाव अब बेहद नजदीक हैं। अप्रैल मई में इसके अब बहुत जल्दी कभी भी चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। तो अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चुनावी जंग पूरे चरम पर है। जहां पर ममता
बनर्जी तो अमित शाह, लगातार एक दूसरे पर जुबानी जंग लगातार देखी जा रही है। हाल ही में अमित शाह की भी रैली हुई, उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधते रहे, तो वहीं ममता बनर्जी अपनी रैली में लगातार निशाना साधती रहती हैं। कल इसी बीच कल एक घटना हुई मुर्शिदाबाद में, जिसमें जाकिर हुसैन जी घायल हुए, तो इस पे भी लगातार आरोप लगाते रहे। पार्टियों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता जा रहा है। इसी के साथ ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले हम आपको अपने लोगों से मिलवा देते हैं, कौन कौन हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अमित त्रिपाठी मौजूद हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर दयाशंकर सिंह है टीएमसी से हमारे साथ, अभिषेक वाजपेयी है कांग्रेस से, और प्रेम कांत तिवारी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। तो आप सभी का हम बहुत स्वागत करते हैं। और अब चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल मेरा अमित त्रिपाठी जी से होगा। बीजेपी से पहला मेरा सवाल, भतीजे अभिषेक से पहले लड़कर दिखाइए, फिर हमसे लड़िए। तैयार हैं? हेलो। अमित जी, आवाज आप तक पहुंच हेलो। रही है? अमित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैं आपको सुन पा रही हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। अमित जी, मेरा सवाल पहला, भतीजे अभिषेक से पहले लड़कर दिखाइए, फिर हमसे लड़िए। ममता बनर्जी का बयान, तैयार हैं आप अभिषेक से पहले लड़ने के लिए? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने आपकी रिपोर्ट में अभी बहुत शांति से सुन रहा था और देख रहा था कि बंगाल की स्थिति आज जिस तरीके से बंगाल की अस्मिता को बिगाड़ने का काम किया गया है, जो एक कल्चर बंगाल का था उससे बिल्कुल अलग हटकर आज बंगाल हिंसा की आग में जो झुलस रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी जी हैं। जिस तरीके से आपने दिखाया कि उनके मंत्री के ऊपर बम से हमला होगा, तो आप समझ सकते हैं जब सरकार का मंत्री नहीं सुरक्षित है तो आम जनता का क्या हाल होगा। रही बात हमारी नेताओं की, हमारे पार्टियों के कार्यकर्ताओं की, हिंसा लगातार हो गई है, आप लगातार दिखाते हैं। वहां पर पुलिस प्रशासन गुंडों का साथ दे रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी करने लगा कर हमारे 130 कार्यकर्ताओं से ज्यादा की हत्या हो गई है और 300 से ज्यादा हमले हो चुके हैं लोगों पर। आपने देखा कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे थे, उस समय भी वहां उनके ऊपर भी हमला करने का काम टीएमसी के लोगों ने किया था। ये साफ दिखाता है कि आज ममता बनर्जी हताशा में है और उनको अपनी सत्ता जाती दिख रही है, इसलिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और जहां तक हमारी बात है, हम भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी ने परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है। और परिवर्तन यात्रा सिर्फ परिवर्तन किसी विशेष व्यक्ति को या विशेष पार्टी को हटाना मकसद नहीं है। हमारा जो मकसद है परिवर्तन यात्रा का वो सीधा और साफ है कि जो व्यवस्था बनी हुई है इस समय बंगाल में, जहां पर शिक्षा का मुद्दा है, जहां पर भ्रष्टाचार में पनपा हुआ बंगाल है, जिस तरीके से आज हिंसा की आए दिन लगातार खबरें आ गई हैं, एक के ऊपर एक हिंसा हो गई है, लोगों की हत्याएं हो गई हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। इसी को हमको खत्म करना है और लोगों को एक सही सुशासन जो हमारी सरकार को देना है, आने के बाद हम वो सरकार को, जनता को सुशासन देने का काम करेंगे। और जो ममता जी का कुशासन है 10 साल का, उसको भी खत्म करने के लिए पूरी तरीके से जनता तैयार है। आपने भी कम भी देखा कि हमारे राष्ट्रीय, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह जी भी वहां गए थे और जिस तरीके से उन्होंने रोड शो किया, उसके बाद आपने देखा कि भारी हुजूम, इस कंडीशन में भी जहां पर कहीं से भी बम आ सकते हैं, कहीं से भी ईंट पत्थर फेंके जा सकते हैं, वहां पर भी हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ डटा है, क्योंकि उसको पता है कि ये कठिन समय जरूर है, लेकिन अगर इस कठिन समय में हमने सत्ता को हासिल कर लिया, अपनी मेहनत से अगर भारतीय जनता पार्टी को ले आए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुशासन कायम होगा, यहाँ पर गुंडाराज मुक्त होगा, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था होगी, यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनाने का काम करेंगे। देखिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आज बयानबाजी में उलझे हुए। हमने पूछा तो है, हमने पूछा कि आप मां, मानुस और माटी तीनों के नारे पर 10 साल से याद कर रही हैं। आज क्या होगा? तीनों चीजें सुरक्षित है क्या बंगाल में?
ना मानुस और माटी तो कोई बात ही नहीं। आज आप घुसपैठ देखिए कितनी लगातार आप कराते चले गए। आज हम अगर सीए एनआरसी में आए तो बंगालियों के नाम से भाइयों के नाम हम अगर योजनाएं दे रहे हैं, केम की योजनाएं दे रहे हैं, तो उनका लाभ हम बांग्लादेशियों को क्यों देंगे? बांग्लादेशियों को हम क्यों अपने यहाँ पर उनको मालिकाना हक देने का काम करेंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। हमारा बंगाली भाई बहन ही उसका हकदार है। हम उसको जो योजना का लाभ होगा, ठीक है, मैं दयाशंकर जी से भी जवाब ले लेती हूँ, फिर आएंगे अमित जी। सम्मान निधि हो सब देने का काम करेंगे। ठीक है, डॉक्टर दयाशंकर जी को भी अब मैं जोड़ लेती हूँ इस चर्चा में। तो पहला मेरा एक सवाल, उसके बाद अमित जी के सवालों का जवाब। दयाशंकर जी, 130 कार्यकर्ताओं पर सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार में आते ही लगातार हर रैली में ये बात कही जा रही है भाजपा की तरफ से। अभी हाल में ही जब अमित शाह ने रैली किया तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि 130 भाजपाइयों को मारा गया है, तो हमारी सरकार जैसी सत्ता सरकार में आएगी और सबसे पहले कार्रवाई की जाएगी उन पर। पहले तो कार्रवाई जो हमारे यहाँ मंत्री जी के ऊपर हमला हुआ है उस पे उन लोगों को दुख प्रकट करना चाहिए। ये रेल परिसर में घटना हुई है और इस पे उनको दुख प्रकट करना चाहिए। ये बदले के भावना से राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं लोग, जिनको देश किस दिशा में जा रहा है, जनता का क्या हाल है, बेरोजगारी किस स्थिति पे पहुंच चुकी है, भुखमरी की स्थिति है देश में, अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, लेकिन इन लोगों से इससे नहीं लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग मारकाट की बात करने वाले लोग हैं। भारत जलाओ पार्टी के ये लोग भारत जलाओ पार्टी कर सकते हैं। इनसे न तो जनता के दुख दर्द से, न तो पब्लिक से, न रोजगार से, न शिक्षा से, न स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ सगुफा छोड़ते रहते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। नहीं, ये आरोप तो आप पर हमेशा लगते हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान भी कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए थे। ये जांच चल रहा है। माफ करिएगा, हम सुन नहीं पाए आपको। दयाशंकर जी, क्या जांच कहा का आपने? विषय है, जांच चल रही है, इसमें क्या दिक्कतें हो रही है? जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। ठीक है, इसी पर ही मैं अभिषेक जी को भी मैं चर्चा में जोड़ लेना चाहती हूँ। अभिषेक जी, क्या आप भी कुछ बोलेंगे इस पर? अच्छा, माफ करिएगा, अभी कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आप अभिषेक जी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो मैं इस पर प्रेमकांत तिवारी जी के मैं कुछ पॉइंट्स लेना चाहूंगी। जैसे कि सर, इन पर तो लगातार आरोप लगे रहे हैं और अभी भी जैसे भाजपा आरोप लगा रही है 130 लोगों के मारने का, फिर 2019 में इनके पर कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था। तो क्या रियलिटी क्या लगती है आपको? क्या वाकई में ये पार्टी इसीलिए जानी जाती है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक लंबे समय से हिंसा, मारकाट और अफरा तफरी का जो माहौल है वो उसके चरित्र में शामिल हो गया है। सवाल एक ये है कि तृणमूल कांग्रेस, जिसकी ममता बनर्जी अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं पश्चिम बंगाल की, उसने जो वामपंथियों से जमीन छीनी थी वो हिंसा के जवाब में हिंसा करके ही छीनी थी और उनका भी चरित्र वही है। तो कुल मिलाकर के अब मामला एक ये है कि तृणमूल कांग्रेस को एक ये चिंता बनी हुई है कि भाजपा यहां अपने उठान पे है और वो हमारी जमीन छीन रही है, वो जमीन बचाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी उनकी जमीन छीनना चाह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक और लाभ मिल रहा है। वो लाभ ये है कि वहां पर कांग्रेस बहुत कमजोर है और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में इस समय पट नहीं रही, छन नहीं रही है। ये अलग बात है कि कहीं सेंटर की राजनीति में आकर के वो भले एक दूसरे का साथ दे देते हों और भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही विरोधी हैं इस लिहाज से, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो सीधी सीधी सत्ता की लड़ाई है और कांग्रेस की जो छोड़ी हुई जमीन है, जो छूटी हुई उससे जमीन है, वो रिक्तता इस समय उसको भारतीय जनता पार्टी पकड़ रही है। पहली बात तो एक ये है। अब दूसरी तरीके से आप देख लीजिए जेपी नड्डा की या अमित शाह की जिस तरीके से वहां पर रैली हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं की रैली हो रही है, वहां पर जिस तरह से आकर्षित हो रहे हैं लोग उनसे खिंचे चले आ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, उनकी रैली में खूब भीड़ दिखती है, रोड शो होते हैं उसमें काफी भीड़ दिखती है, भी कल भी मैं देख रहा था। तो इससे
एक ये बात तो भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित करने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि हम सत्ता में आ सकते हैं। ठीक। सत्ता में आएंगे तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे। अब दूसरी बात एक ये, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तृणमूल कांग्रेस के ऊपर एक आरोप लगाती रही है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तुष्टीकरण की राजनीति में आप आ जाइए तो बांग्लादेश से जो आए हुए शरणार्थी हैं उनके राशन कार्ड बनवाए जाना या उनके आधार कार्ड बनवाए जाना या उनकी और सुविधाएं उनको मुहैया कराना, रोहिंग्याज जो आ रहे हैं म्यांमार से उनको भी इस तरीके से, तो ममता बनर्जी इन आरोपों से तो घिरती हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ उठा रही। जो वास्तविक मूल रूप से बंगाली है, वो बंगाल का नागरिक ये सोच रहा है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। सर, मैं आपके जवाब लूंगी इस पर अमित जी से भी, लेकिन इसी बीच हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अभिषेक जी, मेरा सवाल था, लगातार भाजपा अपनी हर रैली में अपने 130 कार्यकर्ताओं के मारे जाने के आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप इन पर आपने भी एक बार बहुत पहले लगाया था 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कि आपकी भी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को टीएमसी ने मारा था। तो क्या यह आरोप आपका सही था? देखिए, सबसे बड़ी चीज समझने वाली बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी किसी सीट में जाती है और चुनाव के टाइम पे जब जाती है तभी क्यों ऐसी घटनाएं खून खराबे के सामने आती हैं। आप देखिए, जब कहीं पे चुनाव होना होता है और ऐसे सब कुछ शांति से चल रहा होता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का वहां पे पैर रखना होता है, प्रवेश करती है, तभी खून खराबे की घटना ज्यादा आने लगती है। अभिषेक जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का सवाल ही नहीं है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि क्या जो आपने पहले एलिगेशंस लगाए थे, मैं तो आपको विस्तृत रूप बता रहा हूँ। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रही हैं, जब हमने आरोप लगाए तो वहां पे क्या परिस्थिति थी, आपने क्या इसको जानने की कोशिश की? वहां पे उन कार्यकर्ताओं के बीच कुछ विवाद था जिसमें ऐसी घटनाएं सामने आई थी। तो क्या मैं हमने कहीं पे ये नहीं कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा। हमने ऐसा कहीं पे भी आरोप नहीं लगाया। ठीक है, लेकिन जहाँ पे अगर कार्यकर्ताओं में विवाद रहा हो तो वहां पे ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी का होता है वहां पे खून खराबे दंगे होने लगते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वो सिर्फ धर्म जाति के नाम पे आधारित है। आप देखिए, पूरे चुनावी कैंपेन में उन्होंने जितने भी वोटिंग मांगी हैं, जितने भी कहा है, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे। अरे क्या हिंदुत्व के नाम पे भारत की कोई पहचान नहीं है? आप अपने कामों को लेकर के आप आगे बढ़िए। अभिषेक जी, आप या तो मेरा सवाल नहीं समझे या तो आप मेरे सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। या तो आपने जो एलिगेशंस लगाए थे उन्हें या तो आप वापस ले रहे हैं या तो उस पर आप जवाब नहीं देना चाहते। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि चुनाव नजदीक है, सामने है बिल्कुल, या तो आप अलायंस की तरफ है, इस वजह से आप इस पॉइंट पर आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। अलायंस किसके साथ करना है, कब करना है, ये तो माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, ये सब लोग बता सकते हैं। और हमने अपने संगठन पे काम किया वो, और उसी को लेकर के हम आगे सीटों के चुनाव की तरफ आगे अपने प्रचार प्रसार में बढ़ेंगे। ये सब चीज तो बात की बात है। ठीक है अभिषेक जी, लेकिन मेरे सवालों का जवाब आपने नहीं दिया। ये बात साफ तौर पे नजर आई बिल्कुल कि आपके ऊपर जो मैंने एलिगेशन जो आप मैंने आपके सवालों का जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी जगह पे प्रवेश करती है तो वहां पे दंगे फसाद खून खराबे होने लगते हैं। कोई नहीं, हम समझ रहे हैं कि चुनाव सामने है, आप अलायंस की तरफ हैं, आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तय कर सकती है, लेकिन खून खराबे के खिलाफ हमेशा है। ठीक है, लेकिन यही आरोप आपने भी 2019 में लगाए थे। मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रही हूँ। खैर चलिए, हम अमित त्रिपाठी पर वापस आते हैं। अमित जी, लगातार अभिषेक का कहना है, अभिषेक बैनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, जिनसे ममता बनर्जी ने अभी कहा भी है कि आप पहले उनसे लड़ लीजिए, उनका लगातार आरोप है कि भाजपा ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है कि वो एक पार्टी से दूसरे नेताओं को अपने में लगातार शामिल करने में लग गए हैं एक राज्य चुनाव के लिए। क्या वाकई ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं?
देखिए मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं आपसे साफ पहले भी कह चुका हूँ, जिस तरीके से हताशा में लगातार बयान दे रहे हैं, हम तो उन सब ताकतों से लड़ रहे हैं जो हमारे देश और बंगाल की अस्मिता के साथ जिन्होंने छेड़छाड़ किया है। हम सिर्फ उनके भतीजे से नहीं, हम तो सीधे ममता बनर्जी से और उनके शासक प्रशासक जिन्होंने आम जनता के साथ, आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं थी उनसे जो छेड़खानी करने का काम किया, उन सबसे हम लड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए आज समस्या क्या है, अभी मैं पूरी बात नहीं सुन पाया क्योंकि मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जितना समझ पाया हूँ इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि बेगारी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कंडीशन इनकी है। अभी ये 2019 में आरोप लगाते हैं अपने कार्यकर्ताओं पे कि इनके कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी ने कर दी, लेकिन ये इतनी राजनीति के इतने ज्यादा नामचीन लोग हैं कि ये लोग अपने कार्यकर्ताओं की आज हत्या वाली चीजों को छोड़कर आज ममता जी से गंभीरिया लड़ाने के लिए आज कैसे गठबंधन हो जाए और कैसे ये लोग वहां पर सत्ता में काबिज हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि कांग्रेस का तो वजूद है नहीं, कांग्रेस लड़ाई में है नहीं। इसमें कांग्रेस किसी न किसी बहाने से टीएमसी के साथ अपना गठबंधन चाहती है, इसलिए ये अपने कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। अब उस पर सवाल टीएमसी से नहीं पूछेंगे, ये तो इनके कार्यकर्ताओं के कितने चिंतित हैं, ये कार्यकर्ता इनके सुन रहे होंगे तो जरूर इनको जवाब देंगे। अब मैं कहना चाहता हूँ हमारा सवाल आपसे है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ गई है, मुद्दों पे चुनाव लड़ गई है, आप भी चुनाव लड़ गए हैं, लोकतांत्रिक तरीके में सबको चुनाव लड़ने की व्यवस्था है, तो आप हर विधानसभा में चुनाव, हर राज्यों में चुनाव होते हैं, लेकिन क्या ऐसी हिंसा देखने को मिलती है क्या? आप चुनाव लड़िए, हम लड़ते हैं। अमित जी माफ करिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसे हमारा सीधी लड़ाई हमारी ममता बनर्जी से, लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रही है कि मेरा भतीजा मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। वो कहीं ना कहीं लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप पहले अभिषेक से लड़िए, अभिषेक को बार-बार फ्रंट फुट पे लेकर के आ रही हैं। देखिए उनका भतीजा, जाहिर सी बात है, जिस मुख्यमंत्री का भतीजा सीधा चिटफंड घोटाले में पकड़ा जाता हो, उसके ऊपर आरोप हो और उसको ममता बनर्जी जी बचाने का काम करते तो बिल्कुल मजबूत होगा। उम्मीदवार तो है नहीं, हम पूरी टीएमसी से दूसरे पार्टी को उम्मीदवार लेकर के अपनी राजनीति चला रहे हैं वहाँ पे। सुन लीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप सुन लीजिए कि जहां तक की बात यह है कि आज आपने देखा कि एक शारदा चिट घोटाला हो या फिर आपने देखा अफवान में जो हाईकोर्ट में जब टिप्पणी की तो ममता बनर्जी उस घोटाले को छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, तो ये तो भ्रष्टाचार की स्थिति है। आज शिक्षा में, आज ये रोजगार की बात कर रहे हैं टीएमसी के नेता, इनसे पूछिए, ये लोकसभा चुनाव नहीं हो रहा है, ये राज्यों का चुनाव है। बंगाल में आपने शासन किया 10 सालों में, आपने कितने नौजवानों को रोजगार दिया, यही तो हम जनता के बीच में सवाल लेके जा रहे हैं, लेकिन आप हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे नेताओं पे आप बम से हमला करा रहे हैं। आपके यहाँ आए दिन, आपके यहाँ जैसे कपड़े हमारे यहाँ यूपी में दिखते, आपके यहाँ तो बम और बंदूकें मटकती दिख रही है, जैसे बंगाल में उसको पाकिस्तान बना दिया। हम लोग ये चीजें पाकिस्तान में देखते थे, लेकिन आज बंगाल की स्थिति है कि बंगाल के अंदर ऐसी दयाशंकर जी हिंसा में विश्वास रखती है। दयाशंकर जी जवाब देंगे? हेलो दयाशंकर जी प्रश्न रिपीट कर दीजिए, डिस्कनेक्ट था, आवाज नहीं मिल रही थी हमें। ठीक है, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी दयाशंकर जी की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, प्लस साथ में उनको आवाज नहीं पहुंच रही है शायद, तो ठीक है मैं दयाशंकर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी ठीक है, तो मेरा सवाल अमित जी के सवालों का जवाब और उस पर मेरा एक और सवाल, बाहरी लोग विधानसभा चुनाव के बाद वापस लौट जाएंगे, क्या वो कांग्रेस भी है? जी, विधानसभा चुनाव के बाद बाहरी लोग वापस चले जाएंगे। अभिषेक ने एक रैली में ये कहा कि बाहरी लोग विधानसभा चुनाव के बाद बाहर चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे, क्या उसमें कांग्रेस को भी आपने पॉइंट आउट किया है? नहीं, जो बाहरी अपने आप को समझते होंगे वो चले जाएंगे। नहीं तो आप बाहरी किसे समझ रहे हैं? सिर्फ भाजपा या कांग्रेस भी है साथ में? नहीं, जो बाहरी होंगे, जो समझते होंगे वो चले जाएंगे। नहीं आप भी तो बताइए। हम लोग तो सभी को अपने देश का नागरिक समझते हैं, लेकिन कुछ बाहरी तत्व हैं जिसके वजह से देश का माहौल खराब हो चुका है, बंगाल का माहौल खराब है, तो वो बाहरी लोग चले जाएंगे। उनका कहने का मतलब है कि जो बाहरी होंगे
माहौल अभी तक तो बढ़िया था, लेकिन चुनाव आते ही पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, इससे पहले तो क्या शांति। बढ़िया था दयाशंकर जी? हेलो। दयाशंकर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। ठीक है, क्या पहले बढ़िया था और अब क्या बिगड़ा? और बाहरी वो कौन है? क्या उनमें कांग्रेस शामिल है या नहीं है? आप मुझे बताइए। अब देखिए, ट्रेन पकड़ने अगर एक मिनिस्टर जा रहा है, उसके ऊपर हमला हो जा रहा है, तो इसको क्या कहा जा सकता है? माहौल अच्छा कहा जाएगा क्या है आपके अनुसार? तो क्या आप एक कांग्रेस मिनिस्टर के को भी ऊपर दोषी हमला होने मानते लगा, हैं? अब इसको क्या कहा जाए? तो आप रेलवे कांग्रेस को भी परिसर दोषी में। मान रहे हैं? रेलवे परिसर में ऐसी घटना तो देश को शर्मसार करने वाली है। शायद कुछ मिस कम्युनिकेशन हो रहा है, जो उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम वापस से चर्चा में प्रेमकांत तिवारी जी को ही लाना चाहेंगे। प्रेमकांत जी, लगातार जो अभिषेक रैली कर रहे हैं, लगातार वो निशाना साध रहे हैं, और अभी जिसकी जो सवाल मैंने उनसे पूछा, अभी दयाशंकर जी से भी पूछा, वही सवाल मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। बाहरी लोग विधानसभा चुनाव के बाद वापस चले जाएंगे, इसका क्या तात्पर्य है? क्या वो सिर्फ बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, उसमें कांग्रेस भी है? जो बाहरी की बात कर रहे हैं, उनका मतलब ये केंद्रीय नेतृत्व जो आ रहा है वो किसी तरह से बंगालियों को ये प्रभावित करना, उनके बीच में ये संदेश भेजना कि बंगाल के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से, वो तो उनको तो भाई बाहरी वो कह भी नहीं सकते। अब उनका ये कहना है, नड्डा साहब अगर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी अगर आ रहे हैं, या अमित शाह आ रहे हैं, या और लोग जो आएंगे जाएंगे, तो उनका ये कहना केंद्रीय नेतृत्व के लोग बाहरी हैं और विधानसभा के बाद में चले जाएंगे चुनाव के बाद में। भाई ये तो हर राज्य में होता है, केंद्रीय नेतृत्व के लोग जाते हैं, सोनिया गांधी जाती हैं, राहुल गांधी जाते हैं, प्रियंका गांधी जाती हैं, या और भी किसी राष्ट्रीय दल के नेता जाते ही जाते हैं जब चुनाव होता है। तो इसमें बाहरी कहने जैसा ये एक शगुफा है, ये राजनीतिक शगुफे के अलावा और ये कुछ नहीं है। भाई एक बात ये भी बात अमित शाह बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि बंगाल की धरती से ही बंगाल का बेटा या जो भी व्यक्ति होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होगा। हाँ, तो ठीक है। बाहरी कैसे कहा जा सकता है? ठीक है, मैं इसी पर एक छोटा सा रिएक्शन अभिषेक जी का भी लेना चाहूंगी। क्या अभिषेक जी, आप बाहरी में खुद को भी देख रहे हैं? देखिए, हम तो हमेशा से वही कह रहे हैं, और बात रह गई बाहरी की। आप भाई हमारे बात कर रहे थे कि अमित शाह जी की बातों से कहानी बताई नहीं जा सकती है। बताया तो उन्होंने ये भी था कि जब उनको वोट चाहिए तो 15-15 लाख रुपए आएंगे, हर बात की उन्होंने गारंटी दी थी। और उसके बाद जब वोट पा गए तो उसके बाद कहते हैं तो जनता जानती है कि ये तो जुमलेबाजी होती है। अभिषेक जी, क्या आप बाहरी में खुद को भी देख रहे हैं? नहीं, हम तो बाहरी कभी रहे ही नहीं। अच्छा, आप बाहरी नहीं है? कभी रहे ही नहीं। ठीक है। हमने तो अमित त्रिपाठी जी, अमित जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अमित जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सीधा अभिषेक बोल रहे हैं हम बाहरी में खुद को नहीं देखते हैं। देखिए, मुझे तो हंसी आ गई है इस बात पे कि भाई वहां पर 10 सालों से ममता जी का राज है, उससे पहले कांग्रेस का राज था, भारतीय जनता पार्टी तो वहां थी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इनको विरोध करना है तो ममता जी की सत्ता का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो हम तो सत्ता में थे ही नहीं बंगाल में, हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होगा? अब ये बाहरी और अंदर की अगर मुद्दे की बात है तो भैया इस देश ने गांधी परिवार के महाराज, उनके परिवार भी इटली से ही आया था, उसको क्या इस देश ने स्वीकार नहीं किया? और इस देश के हमारे नेता, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो चाहे अमित शाह जी, वो तो इसी देश के हैं, इसी देश में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में उनको जाना है। लेकिन क्या जब राहुल गांधी और उनकी मैडम सोनिया गांधी जी जब वो देश की बाहे की इस देश में आ सकती हैं, तब बाहरी मुद्दा नहीं उठता है, तब तो इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बनता है। लेकिन हमारे देश का नेता अगर दूसरे राज्य में चला जाता है तो उसको बाहरी बताया जाता है। देखिए, ये इस देश का दुर्भाग्य और आज ये पूरा सिस्टम समझ लीजिए, इनके पास मुद्दे कुछ नहीं है। आज ये सब हताशा में इनके मुंह में जो आ रहा रोकते चले जा रहे हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से, जहां तक बंगाल की बात है, बंगाल में
बंगाल ही मुख्यमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा, बंगाल का ही होगा। और रही बात संगठन की, तो संगठन में अगर आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, टीएमसी तो है नहीं, इसलिए उसको पता नहीं है कि जब चुनाव होते हैं तो हर जगह के लोग आते हैं, अपना चुनाव प्रचार करते चले जाते हैं, लेकिन जो वोट देता है वो वही राज्य की जनता देती है, कोई दूसरे राज्य के लोग नहीं आते हैं। तो इतना तो कम से कम इनको पता होना चाहिए। इसलिए आज इनको सबसे बड़ी स्थिति है कि आज ममता बनर्जी को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं वो, उनको बंगाल की जनता स्वीकार कर रही है, इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अमित वादा जी किया है। मेरा एक छोटा सा सवाल इसी में एक और मैं ऐड करना चाहूंगी, उसका भी जवाब दीजिए, फिर मैं दयाशंकर जी को भी इसमें ऐड करती हूँ। आपने अभी जब अमित शाह जी रैली करने पहुंचे तो उन्होंने एक नारा दिया है, सोनार बांग्ला बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। तो इस पर टीएमसी ने आपसे सवाल किया है, सोनार बांग्ला मत बनाइए, लेकिन सोनार उत्तर प्रदेश, सोनार हरियाणा और सोनार मध्य प्रदेश जरूर बना दीजिए। मैं निवेदन करता हूं कि इस समय तो बंगाल में ही चुनाव है, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा ना तो मैं चुनौती दे रहा हूं, कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, एक बार उत्तर प्रदेश आइए, आप एक रोड शो करके देख लीजिए, आपको हैसियत पता चल जाएगी टीएमसी को, क्योंकि यहाँ पर स्थिति क्या है। एक बात, अब जहां तक सोना बंगाल बनाने की बात की है, वो कैसे बनेगा? आज जो खोई हुई संस्कृति है बंगाल की, आज हमें दुर्गा पूजा जो पहचान है बंगाल की, उसके लिए अगर हमें दयाशंकर जी जवाब लूंगी मैं इस पर आपसे। अगर आज हमें बंगाल में किसानों को सम्मान निधि जो नहीं मिल रही है, अगर हमें उसकी आवाज उठाना अगर अपराध है तो अपराध करने को तैयार हैं, लेकिन हम न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़े हैं। आज ये लोग कह रहे हैं, आज अगर 130 कार्यकर्ता मरा है तो उसको न्याय दिलाने के लिए हमारी सरकार बात नहीं करेगी क्या? आज हमारे विधायक को पेड़ से लटका कर मार दिया गया, उनके जेब में जबरदस्ती एक सुसाइड नोट डाला गया। ये सब बंगाल की जनता ने देखा, भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी सरकार, अपराध लिप्त है। आज वहां पर शोषण किया जाता है, आज मुख्यमंत्री वहां की महिला है, लेकिन आज महिला अपराध में बंगाल नंबर 1 पर है, उसे कोई नहीं सवाल पूछेगा। आज इनसे हम सवाल पूछते हैं तो ये हिंसा कराती है, हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला करवाती है, हत्या करवाती है। तो ये तो दुर्भाग्य है ना बंगाल का। कोई हुई अस्मिता को अगर हम बंगाल की दिलाने की बात करें तो उसमें बंगाल हमारा कल्चर है, बंगाल हमारी पहचान है। ठीक है, जवाब देंगे इस पर दयाशंकर जी। जी दयाशंकर जी जवाब दीजिए। देखिए, सोनार बांग्ला ये लोग जो सगुफा छोड़ रहे हैं, सर्वप्रथम इनको ज्ञात होना चाहिए कि बंगाल भी देश का हिस्सा है। यदि देश अपना समृद्ध होगा, देश का विकास होगा, तो ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ इनकी भी सरकारें हैं, जिस प्रदेश में सरकारें हैं, उनका स्वतः विकास हो जाएगा। इसलिए पहले देश को की आर्थिक स्थिति सुधारें और पाप देखना छोड़ दें। और बंगाल की स्थिति अगर देश की आर्थिक व्यवस्था से तुलना की जाए तो अच्छी हुई है, हर मामले में अच्छी हुई है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप कह रहे हैं कि स्थिति अच्छी हुई है, लेकिन आप पर तो भाजपा सरकार आरोप लगा रही है कि अम्फान तूफान के बाद जो केंद्र सरकार ने जो पैसे रिलीज किए थे, नहीं पहले मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, जवाब देते रहिएगा। नहीं दयाशंकर जी पहले मेरा सवाल पर, आप बता रहे हैं स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन केंद्र सरकार ने लगातार और भाजपा सरकार आप पर आरोप लगा रही है कि अम्फान तूफान जब आया था उसके बाद केंद्र सरकार ने पैसे रिलीज किए थे, वो पैसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने खा डाले, मतलब ले लिया, अपने पास रख लिया। देखिए, जो शौचालय और कार्यालय बनाता हो जिस तरह से, तो उनको भी यही चीजें समझ में आती होंगी कि कौन खा लिया नहीं खा लिया। दीदी स्वच्छ छवि की हैं, दीदी के ऊपर आरोप लगाना, इनको अपने गिरोबान में पहले तो झांकना चाहिए कि ये और कैसा विकास ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शौचालय और कार्यालय। तो शौचालय और कार्यालय नहीं बनना चाहिए टीएमसी के हिसाब से? नहीं, कार्यालय क्या 5 स्टार कार्यालय के लिए कहाँ से पैसे आ रहे हैं? शौचालय नहीं बनना चाहिए, पहले आपने शौचालय की बात की, फिर आपने कार्यालय की बात किया, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि शौचालय नहीं बनना चाहिए। सड़क, पानी, सुनिए, सिर्फ आप शौचालय बनवाएंगे कि लोगों को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी की भी व्यवस्था करेंगे? अमित जी ध्यान से सुनिएगा, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। बेरोजगारी कहाँ पे है?
करोड़ों 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, 10 करोड़ छोटी कंपनियां, इन्हीं की सरकार एमएसएमई, ये जानते होंगे ना, एमएसएमई की रिपोर्ट है कि बंगाल में छोटे मध्यम उद्योग की 15% ग्रोथ हुई है इस महाबंदी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान। एमएसएमई को ये नहीं मानते हैं। ठीक है, अमित जी, इनका कहना है कि आप शौचालय कार्यालय क्यों बना रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से अब आप इनकी विरोधाभास समझिए ना। ये कहते हैं मैंने विकास की गंगा बहाई है बंगाल में, लेकिन आज हमारी सरकार जब बंगाल में थी भी नहीं, वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। अरे बंगाल में हम नहीं थे, आज तक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बंगाल के उन गांव में हमारी केंद्र सरकार की तरफ से गांव में बिजली है। आज शौचालय जो गरीब जिनको आपने केवल उनका पैसा खाने का काम किया, उनको भ्रष्टाचार में उनका पैसा हड़पने का काम किया, उनको शौचालय देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब आपने कहा कि आपने भी एक इनसे प्रश्न पूछा था अफवान तूफान पर लेकर, वो भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही है। वो जो केंद्र सरकार ने पैसा रिलीज किया था, तो एक पीएम दाखिल की गई, हाईकोर्ट से पूछा गया कि भाई इसका हिसाब इनसे मांगा गया। जब ममता बनर्जी जी से, उन्होंने सामना कर दिया कि हिसाब नहीं है। तो इसके लिए जब हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, तो ममता बनर्जी जी ने साफ इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हम ऑडिट नहीं करा पाएंगे। इस पर जो हाईकोर्ट का आदेश आया उसको रोक लगा देनी चाहिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो उनको पता है कि वो पैसा अभिषेक बनर्जी की जेब में गया है, ममता बनर्जी की जेब में गया है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जेब में गया है। और जब बंगाल की जनता को क्या मिला? डंडे मिले, लाठी मिले। राशन कोरोना में जो केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया वो किसके घरों में मिला? टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर में मिला। क्या आप बताइए कि आम जनता को पहुंचा? टीएमसी की मुख्यमंत्री कहां थी कोरोना महामारी में? क्या उन्होंने किया जनता के लिए? बताएं ना। हम तो पूछ रहे हैं, हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। हमसे हम सवाल पूछते हैं तो हम पर लाठी डंडा चलवा देती हैं, पत्थर फेंकवा देती हैं। हमारा अगर जनता उनसे जय श्री राम का नारा लगा देती है तो वो स्टेज छोड़कर चली जाती है, वो उनको ऊपर मुकदमे कराने लगती हैं। हनुमान मंदिर में अगर कोई वहां पे चालीसा पड़ रहा है तो उसको पुलिस द्वारा उठवा लिया जाता है। तो ये तो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं। हिंसा में विश्वास रखने वाली सरकार है, इसीलिए आज लोग हताशा में, क्योंकि ये मुद्दे कांग्रेस थी तो भी थे, आज बंगाल में इन्होंने ये भी आई, ये भी वही करेंगे। तो आज बंगाल को पता है कि उनका भरोसा मोदी जी में है। मोदी जी की हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पर भी है, आप देखिए वहां पर ना किसी के ऊपर हिंसा की व्यवस्था होती ना। आज हमारे उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार 2017 में आई, एक दंगा बता दीजिए उत्तर प्रदेश में हुआ हो, और बंगाल में आज दिन दंगे होते हैं, आज दिन वहां पर लोगों को मारा जाता है, और एक समुदाय विशेष को बचाने के चक्कर में हिंदुओं की आज दिन हत्या की जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, FIR तक नहीं लिखी जाती है। लेकिन मैं भरोसा देना चाहता हूँ हमारी सरकार आने के बाद वो काला चिट्ठे खुलेगा, जो भी अपराधियों ने इस कृत्यों को अंजाम दिया है उन सब पर कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम करेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता की खून का हिसाब हमारी सरकार लेगी। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ जी। दयाशंकर जी, अमित जी का लगातार आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी सरकार पर कि ममता बनर्जी हमेशा से ही भागने की कोशिश कर रही हैं। जब बीजेपी उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है तो वो हमेशा भाग रही हैं, किन्हीं भी सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं, सिर्फ चुनावी स्टंट्स वो अप्लाई कर रही हैं। अपने भतीजे को फ्रंट फुट पे रख करके इस चुनाव को सिर्फ जीतना चाह रही है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रही है। देखिए, जो भागने वाले लोग रहते हैं वो किसी चैनल से भागते ही रहते हैं। इनके जो मुखिया है किसी चैनल पे जाकर क्यों नहीं डिबेट कर लेते या डायरेक्ट क्यों जवाब देते हैं? दीदी तो कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू दी थी, इनके मुखिया को जाके देना चाहिए। क्यों ये लोग डरते हैं? इन लोगों को जाके दे देना चाहिए, जो भी क्वेश्चन होते हैं पूछ लेने चाहिए। क्या सवाल था मेरा और क्या जवाब दे रहे हैं आप? जवाब तो दे रहे हैं, इनके मुखिया को कहो जाकर किसी चैनल को इंटरव्यू देना चाहिए। वो क्यों चैनल से भागते हैं? नहीं, वो डायरेक्ट आरोप लगा रहे हो, किसी सवाल की बात नहीं कर रहे हैं। वो माफ करिए, किसी चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी चैनल के मुखिया की बात नहीं कर रहे हैं। वो डायरेक्ट बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी हमेशा से भाग रही हैं। यही तो बताया जा रहा है कि ये कैसा हुआ, सिर्फ मन की बात करते हैं आप रेडियो पर प्रसारण करके, कभी इंटरव्यू भी दे दिया करो चैनलों को, तब स्पष्ट हो जाएगा। तो ममता बनर्जी भी फिर जाकर के इंटरव्यू दे दें। अगर मन की बात करने से ही
और दीदी नहीं तो नहीं देती है। देखिए, जो स्वच्छ रहेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, सभी लोगों को लेके चलेगा, उसको किसी के सामने इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ इंटरव्यू देने ना देने जैसी कोई बात ही नहीं है। जो गुमराह करेगा लोगों को, उनको डर लगता है आईना के सामने जाने में। दयाशंकर जी, आप पूरा टॉपिक को रोटेट कर रहे हैं, कहाँ लेकर के जा रहे हैं? सवाल क्या था, जवाब क्या दे रहे हैं? कहाँ इंटरव्यू और मन की बात में आप पहुंच गए? स्पष्ट जवाब यही है। स्पष्ट जवाब नहीं है ये, जवाब ये है ही नहीं। आप शुरुआत से ही जवाब घुमा फिरा करके दे रहे हैं। सिर्फ उनका सीधा सवाल ये था कि ममता बनर्जी सरकार जो है वो लगातार ग्राउंड के जीरो के मुद्दों को लेकर के कभी भी तथ्यों पर, पॉइंट्स पर बात नहीं करती है। हमेशा सरकार भाग रही है और चुनावी स्टंट अप्लाई करते हुए सिर्फ वो इस बार के चुनाव में टीएमसी अपने भतीजे अभिषेक को मुद्दा बनाते हुए सिर्फ उन्हें चुनाव के रूप में प्रेजेंट कर रही है। वो कुछ भी बात नहीं कर रही है लोगों के लिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कुछ वो जिक्र नहीं कर रही है। देखिए, बंगाल के लोगों की आर्थिक स्थिति, किसानों के लिए किसान बंधु योजना, छात्रों के लिए स्वास्थ्य साथी, सड़क, स्वास्थ्य, एजुकेशन क्षेत्रों में काम कर रहा है। तभी ये सब याद आता है। इस 11 में बहुत मिला, 16 में मिला, 21 में से सीटें देने जा रहे, करीब 223 प्लस सीटें देगी। काम की हम लोग बात करते हैं, मन की बात हमारे यहाँ पार्टी में नहीं चलता है। काम दीदी करती है, इसलिए उनको बहुमत बार बार मिलता है। इस बार उससे भी अधिक सीटें आने जा रही हैं। लेकिन इस बार तो बीजेपी भी 200 प्लस का दावा कर रही है। भाई, उनके पास कोई टेक्निक होगा ना, वो लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते होंगे। जमीनी स्तर पे तो कैडर है नहीं। दयाशंकर जी, आप रोटेट बहुत कर देते हैं, इधर का उधर बताने लग जाते हैं। क्या टेक्नोलॉजी की बात आप करने लग गए? वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे आप 200 सीट की दावा कर रहे हैं? हाँ, टेक्नोलॉजी में आप पहुंच गए। मैंने सिर्फ सिंपल सा पूछा, आपकी इससे पहले कितनी सीटें हैं विधानसभा में? ठीक है, प्रियंकांत जी को भी आप ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। जी सर। भाजपा से वहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां, उनकी भी चर्चा आप लोग क्या करिए। कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो ममता बनर्जी दोबारा? ये चौथे नंबर की पार्टी है वहाँ पे। चौथे नंबर की पार्टी उसी से तो डरी हुई है। सवाल एक है ममता जी, आपको लगता है जो चुनाव अरे वो ना होता तो इतने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों होती? मेरे बात है, वो फांसी पे लटका पाया गया। कहते हैं ना, मुंगेरी लाल का हसीन सपना। नहीं, बात देखिए, बात मुद्दे की कीजिए, प्रसंगवश कीजिए, प्रसंग से हटिए नहीं, प्रसंग से हटिए नहीं। एक बात आप बताइए, सीधी सी बात, जो चिटफंड कंपनी में आरोपी पुलिस अधिकारी था, उस पुलिस अधिकारी के साथ में धरने पे बैठने का काम किसने किया था? ममता बनर्जी ने किया था, जो दीदी कहलाती हैं, समझे आप? पब्लिक के बीच में आप लोग नहीं, और उनके ऊपर जो तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं, या उनके ऊपर जो केंद्र की योजनाओं को रोकने का काम आरोप लग रहा है, उससे आप कहां इनकार कर सकते हैं? चाहे वो गंगा जवाब दे स्वच्छता दीजिए, का अभियान स्ट्रेट हो, जवाब दीजिएगा। चाहे वो किसान सम्मान निधि का मामला हो, ठीक है सर। वो रोक रहे हैं तो क्यों रोक रही है? सवाल एक है, डरी हुई है इसलिए रोक रही है केंद्रीय योजनाओं को लागू करने से। किसान बंधु के अंतर्गत लगभग 77 लाख किसानों से उससे बेहतर योजना दी जा रही है, और आपके डाटा के दी जा रही है तो हम ठीक है, कहते हैं सुनिए, आपके डाटा के अनुसार 25 लाख किसान बताते हैं, आप ये डाटा लाते ठीक है, इसी के साथ ठीक है सर, उससे अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है ना, तो वो बेटर योजना है। अधिक लोगों को लाभ देना ठीक है, बेटर होगा कि कम लोगों को लाभ देना बेटर होगा? ठीक है दयाशंकर जी, इसी के साथ मैं अपना एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप इसका बिल्कुल सीधा जवाब दें। क्या केंद्र सरकार को वाकई में आपकी ममता दीदी बिल्कुल नहीं मानती है? क्योंकि उन्होंने अब एक ये भी दे दिया है, अपना फैसला ही दे दिया है कि हम वापस से सत्ता में आएंगे और हमारी सरकार वापस से आएगी तो हम एनआरसी और सीएए को लागू नहीं होने देंगे। उन्हें क्या दिक्कत हो रही है इससे? के हित में नहीं होंगे, उनका विरोध हम करेंगे। देश हित के बारे में जब लोग सोचेंगे, देश सभी को लेकर बना हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोग हो। दयाशंकर जी, क्या आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए? और विशेष लोगों को किसी भी संस्था का नियम कानून बताकर दयाशंकर जी, ठीक है सर, जो लिख के आए, जो लिख के आते वही पढ़ते हैं, ये जवाब नहीं
ले नियम पाएंगे कानून क्योंकि ये अच्छे नहीं खुद होंगे उन्हें लागू नहीं किया ये जाएगा। मानसिक जयशंकर जी, क्या आप स्थिति मुझे को सुन बैठते नहीं हैं पाए? अपनी। मेरा सवाल था कि अभी आपकी ममता दीदी ने एक और बयान दिया है। बयान क्या दिया? ये अपना आदेश पारित किया है एक तरीके से कि अगर हम वापस से चुनाव जीत करके आ गए तो हम एनआरसी और सीएए को हम लागू नहीं होने देंगे। जिस कानून से जनता का हित होगा वो कानून नहीं लागू होगा। अहित होगा। कानून ऐसा होना चाहिए जो सभी के हित में हो, देश का भविष्य हो, उसमें ऐसा न हो कि उसमें किसी लोगों के ऊपर जुल्म किया जाए। अच्छा, अमित जी, इनका ऐसे कहना है का- कि देश का अहित होगा सीएए और एनआरसी लागू करने से। देखिए, घुसपैठियों को जगह देकर बंगाल की सत्ता चलाने वालों को दर्द तो होगा ही ना। जब सीएनआरसी लागू होगा तो इनके बनाए हुए जो रोहनिया हैं और जो बांग्लादेशी यहाँ पर स्थापित है, जो हमारे देश का खाते हैं और हमारे देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं, मैं इनको साफ बता देना चाहता हूँ, आप चाहे जितनी ताकत लगा दीजिए, एक एक घुसपैठियों को बाहर करेंगे। आप चाहे जितने रोडों पर चक्कर मारिए, इधर उधर नौटंकी करिए मीडिया बुला के, लेकिन जो देश हित में होगा हम वो करके रहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हम लोग वोट बैंक से समझौता, हम देश से समझौता नहीं करेंगे। हमारे लिए देश पहले है, राजनीति बाद में। अगर देश की अस्मिता के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ कानून है। आपकी हिम्मत हो तो आप रोक लीजिएगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि सीएनआरसी बंगाल में लागू होगा। ठीक है, क्योंकि इस ये सेशन देश के हम हमारा है। लास्ट राउंड में इस चल देश रहे के हैं, अंदर इस चर्चा गद्दारों के की लास्ट जगह राउंड में चल नहीं रहे हैं। है। मेरा ये आखिरी वो सवाल लोग हैं सभी जो से होगा, गद्दारों के एक साथ एक सवाल खड़े छोटे लोग छोटे हैं। जवाब। ठीक है, एक एक सवाल सभी से और छोटे छोटे जवाब। लास्ट का सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, दयाशंकर जी फिर से पूछती हूँ, जय श्री राम के नारे पर दीदी का अपमान कैसे हो रहा है? देखिए, हम लोग जो है, छोटा सा जवाब और जल्दी से। जी जी, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों को जय माँ दुर्गा जय माँ काली कहने से बड़ा डर लगता है। हाँ। यही लोग हैं जब बनारस में आते हैं तो हर हर महादेव का नारा लगाते हैं। नहीं यदि नहीं, देखिए, जय श्री राम के नारे से दीदी का अपमान कैसे हो रहा है? बस इतना बताइए और छोटे में बताइए। देखिए, हमारी पार्टी में जय श्री राम बोला जाता है और ये लोग हमेशा युद्ध का जय श्री राम बोलकर युद्ध को ललकारते हैं लोगों को। तो ये चीजें नहीं है। और कहाँ पे जय श्री राम बोलना चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, इन लोगों को थोड़ा सा इसको सीखना चाहिए। नहीं और तो जय किसी श्री को राम कोई भाजपा परहेज बोल नहीं रही है। है, हम लोग कैसे हो दुर्गा रहा है को मानने इसमें? वाले हैं, माँ काली को मानने वाले हैं और इनके प्रदेश अध्यक्ष तो खुलेआम कहते हैं कि ये कौन है, दुर्गा कौन है। और ये आपके आज तक के चैनल पे गलत बोला। इंटरव्यू देते हुए बताए कि ऐसा है कि महल बन रहा है अयोध्या में। बहुत ही नहीं, शर्मिंदगी महल है में अभी हमारे पास अभी बीजेपी तहत कम का नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष अयोध्या में जो राम का मंदिर बन रहा है उसको बता रहा है कि महल बन रहा है। ये संज्ञान में ले भाई साहब। ये ठीक आज है, तक के दयाशंकर जी चैनल आप जवाब ही पे नहीं उन्होंने देना चाहते हैं। बताया बात था। इतना है कि आप बिल्कुल जवाब ही नहीं देना चाहते। आप हर मेरे सवाल को तोड़ मरोड़ देते हैं और अपने हिसाब से जवाब देने लग जाते हैं। मैंने सिंपली इतना पूछा कि जय श्री राम के नारे से दीदी का अपमान कैसे हो रहा है? चाहे वो जय श्री राम बोले, आप जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम तो हम लोग बोलते ही हैं, जय श्री राम हम लोग करते हैं। नहीं तो जय हम श्री लोग राम किसी भाजपा का बोल रही ना, उपयोग नहीं दीदी करते का हैं। अपमान कैसे हो रहा है हम लोग इसमें? जय श्री राम बोलते हैं, जय माँ दुर्गा बोलते हैं, जय माँ काली बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हर हर ठीक महादेव है। बोलते अमित जी हैं। से मेरा आखिरी सवाल, ठीक है, ठीक है, अमित जी से मेरा आखिरी सवाल है कि आपके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि आप जनता को झूठे अभियान और झूठे वादों में फंसाए ना, तो आप क्या झूठे वादे और झूठे अभियान लेकर के जा रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जनता अगर झूठे बातें होती, मैं जितना बंगाल की जनता को जानता हूं, अगर झूठा कुछ होता ना तो बंगाल की जनता इतना समर्पण और प्यार भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं दिखाती, क्योंकि उसको पता है, उसने देखा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां पर है बंगाली समाज, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी है। आप आइए बंगालियों से पूछिए, यहाँ बात कीजिए, वो अपने को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन बंगाल में वही बंगाली अपने को असुरक्षित महसूस करता है। उसकी वजह है क्योंकि बंगाल में हिंसा हो गई है लगातार। वहाँ अच्छा, पर ठीक अपने है, ही लोग ठीक है। सुरक्षित नहीं आखिरी है। सवाल मेरा लेकिन एक अभिषेक चीज जी जरूर से है भी कि है। बांग्लादेश ठीक भी है, वहाँ पर सुरक्षित है। ठीक है, अमित जी, बांग्लादेश की ठीक है, अमित फोटो जी। को बांग्लादेश वहाँ पर इज्जत दी जाती आखिरी है। सवाल मेरा बंगालियों अभिषेक को जी वहाँ से मार भी के भगाया है कि जाता है। आप लास्ट ईयर 44 पर थे, इस बार कहां खुद को स्टैंड कर रहे हैं? 2016 में आप 44 पर थे, इस बार आप खुद को कहां स्टैंड लेते हुए देख रहे हैं?
अभिषेक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो और हमारे साथ आखिरी में प्रेमकांत तिवारी जी हैं, उनसे बहुत छोटा सा जवाब लेंगे। टीएमसी और बीजेपी का क्या लग रहा है? देखिए, ये बिल्कुल साफ नजर आने लगा है, बंगाल की जनता जिसने सर माथे पर बैठाया था ममता बनर्जी को लेफ्ट के खिलाफ, अब वो जनता ऊब चुकी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की इसीलिए रैली में, चाहे उनके कोई भी कार्यक्रम में, इस समय बंगाल के लोगों की बहुत भारी तादाद में उपस्थिति देखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बंगाल चुनाव में पूरी चर्चा किया कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर अभी तक लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के साथ प्रेमकांत तिवारी जी का बहुत शुक्रिया, अभिषेक जी का बहुत शुक्रिया, दयाशंकर जी का बहुत शुक्रिया, अमित त्रिपाठी जी का भी बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में जुड़े। तो इसी के साथ प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।